पटना एयरपोर्ट पर एक मैनेजर की हत्या कर दी गई। बिहार में आप नजर उठा के यदि अब देखें तो शायद ही कोई ऐसा दिन बचता होगा जिस दिन बलात्कार, अपहरण, मर्डर, लूट, व्यापारी की हत्या या नेता की हत्या या आम जनता की हत्या ना होता हो, ऐसा कोई दिन नहीं बचा है। कल की ही घटना आप रख लें तो पटना एयरपोर्ट पर एक मैनेजर की हत्या कर दी गई। सोच लीजिए कितना वीआईपी इलाका है पटना एयरपोर्ट। सारे नेता उधर ही रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास भी उधर ही है, उप मुख्यमंत्री, यानी कि मिला जुला के जितने भी पटना के वीआईपी हैं वो सब के सब वहीं रहते हैं। और उसके बाद अपराधियों के कितने हौसले बुलंद हैं, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन दिहाड़े जाके गोली मार देता है। दूसरी घटना मधुबनी, मैं मधुबनी का ही हूं। कल एक दिव्यांग की बलात्कार किया, गैंगरेप। फिर तीसरी घटना है वहीं की, एक प्रॉपर्टी डीलर जो दिल्ली में काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर का, उसके पोते की अपहरण, वो भी दिन दिहाड़े। एक बाजार में रैयाम बाजार है, रैयाम बाजार से दिन के 10:15 बजे उसको किडनैप कर लिया जाता है। वो भी जानते हैं क्या चीज पे? मोटरसाइकिल पे। और रैयाम बाजार के अंदर ही रैयाम थाना भी है, मुश्किल से 20 गज की दूरी पे, 20 गज या 30 गज की दूरी होगी, इससे अधिक दूरी नहीं है थाने की और जहां किडनैप हुआ है। क्योंकि बिहार के अंदर अभी काम क्या दे दिया है थाने को, आप अपराधी मत पकड़ो, आप बलात्कारी मत पकड़ो, आप डकैत मत पकड़ो, आप लुटेरे मत पकड़ो, आप हत्यारे मत पकड़ो। आपको यदि किसी को पकड़ना है तो मोटरसाइकिल वाले को पकड़ो, उसका चालान करो, उससे पूछो हेलमेट पहना है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, मास्क है कि नहीं। क्योंकि इसके अंदर हर थाने को एसपी साहब ने एक जिम्मेदारी दे दिया है कि आपको मंथली इतना वसूली करके देना है। आप अब थाना नहीं रह गया है, अब वो ट्रैफिक पुलिस का काम जो है बिहार की पुलिस करने लगी है, ट्रैफिक पुलिस का। आपको मंथली मान दिया गया है कि आपको सरकारी ड्यूटी निभानी है तो जनता को निचोड़ के ही आपको वेतन मिलेगा। आप जनता को 10,000 निचोड़ोगे तो उसमें से 5,000 आपको मिलेगा। ये एक ड्यूटी सी बन गई है। और 365 दिन रैयाम थाना यही वसूली करने में लगा हुआ रहता है। वहां के कुछ चौकीदार हैं, उनकी भी एक आमदनी, अगर मान के चलिए चालान नहीं होता है तो चालान कोई बात नहीं है, 200 रुपए साइड में दीजिए, 100 रुपए साइड में दीजिए, निकल जाइए। तो मतलब बिहार पुलिस का जो अब काम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल वाले को पकड़िए या साइकिल वाले को भी पकड़िए। किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो 50 रुपए का उसका चालान काटना है। मतलब ये तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा बिहार में? अपराध तो बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या बिहार के अंदर है कि आप कुछ मत करो, अगर इस गाड़ी से अगर फुर्सत मिल गई हो तो दारू चेक करो, क्योंकि दारू में अभी दवा के पैसा है, इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक ये फालतू फंड का दारूबंदी नीतीश कुमार ने किया और इसका मतलब इतना क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है मतलब बिहार के अंदर, उसके अंदर देखा जाए तो एक दारू का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बेरोजगारी है,
हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्य भी ऐसे ही करते हैं, जिससे देश की बेरोजगारी बढ़े, नौजवान रोड पे आए। तो करेंगे क्या? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, अपहरण ही करेंगे। आपको मैं बता दूं, उन बच्चों को जिन्होंने भी 20 साल भी नहीं पार किए होंगे, उन सबको भी नहीं देखा वो दिन। मैं 35-40 साल पहले की बात करता हूं। गांव के अंदर कच्चे के मकान हुआ करते थे। उस टाइम के अंदर निश्चित है कि कुछ भुखमरी की संख्या उस जमाने में ज्यादा थी। मैं दावे से कह सकता हूं कि 100 में से 75 घर का चूल्हा प्रत्येक दिन जलता होगा, तो 25 घर का नहीं जलता है, जलता था। ऐसा दिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, खुद भी भुक्तभोगी हैं इसके। तो वो सब दिन देहात में जब होता था, तब एक सेंधमारी चोर हुआ करते थे। सेंधमारी आप समझते हैं? कच्चे के घर होते थे, उसके अंदर जाके रात में आप सोए हुए थे तो कच्चे की मिट्टी का मकान होता था, कच्चे ईंटे का मकान होता था, उसमें खंती से खोद के घर में घुस के चोरी करते थे, तो उसे सेंधमार चोर कहते थे। लेकिन अब तो आधुनिक युग हो गया। अब चाहे इंदिरा आवास के जरिए ही हो, जिसे अभी प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने अपना नाम रख लिया है कि हम दे रहे हैं, तो पक्के के मकान है परसेंटेज गांवों में। तो अब नया ट्रेंड क्या चला है चोरी का? आप सोए हुए हैं, आपको जाएगा, स्प्रे कर देगा, आप बेहोश हो गए और आराम से चोरी होता है। और यह प्रत्येक दिन का काम है अभी बिहार के अंदर। प्रत्येक दिन अगर आज इस गांव में है तो कल उस गांव में, कल उस गांव में, मतलब ये चोरी का सिलसिला, डकैती का सिलसिला, अपहरण का सिलसिला, मर्डर का सिलसिला, बलात्कार का सिलसिला इतनी ज्यादा बिहार में बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तो बिहार की जनता में एक आस जगा था। लेकिन अगर हकीकत पूछिए तो बिहार को बर्बाद करने में माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। 5 साल उन्होंने ईमानदारी से बिहार के लिए काम किया। लेकिन ये 10 साल और ये जो फिर से बने हैं, ये समझिए कि बिल्कुल वो हाल है बिहार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से किसान आंदोलन को देख लीजिए आप। आखिर जो काम 2006 में नीतीश कुमार जी ने किया, वो काम नरेंद्र मोदी ने 2020 में किया है। बिहार में कहीं भी धान की फसल, गेहूं की फसल नहीं खरीदी जाती है। अब वो सिर्फ एक सरकारी खाना पूर्ति रह गया है। यह हाल है बिहार के किसान की बात करते। भैया, यदि बिहार इतना ही खुशहाल राज्य होता तो दूसरे प्रदेशों में ये कमाने नहीं जाते। शायद ही किसी घर का बच्चा, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, लुधियाना हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, शायद ही कोई घर का बच्चा होगा जो नहीं जाता होगा। तो ये हाल है बिहार का। तब हमारे नेता सब क्या कहते हैं? फालतू की बकवास। और मोदी सरकार के नेता बिहार कहां आंदोलन में है? अरे भैया, बिहार के आदमी तो 2 टाइम की रोटी के लिए ढंग से तरसते हैं, तो वो आंदोलन का हिस्सा क्या बनेंगे? आज कमाना है, शाम को खाना है। वो व्यक्ति यदि महीने भर के आंदोलन का हिस्सा बनेगा तो उसके तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए शायद बिहार के लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं। अगर यदि बिहार भी उस योग्यता होता है, मतलब क्षमता होती बिहार के लोगों में, और जिनमें है भी, तो वो मरे हुए मुर्दे के समान है। वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझते हैं, जैसे हिटलर के जमाने में समझा जाता था। तो ये सब चीजें हैं, समझना पड़ेगा। आज इतना ही कहूंगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो हाल है बहुत ही बुरा हाल है। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ऐसी उम्मीद हम लोग ने कभी नहीं की थी जो अब देखने को मिल रहा है।
मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। यदि मैंने अपनी लाइफ में किसी नेता का सबसे ज्यादा इज्जत किया है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी का। जब मैं मीडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो मीडिया वाले भी भाई मेरे से यही पूछते थे कि धनेश जी आप नीतीश सरकार के ऊपर क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा कोई अच्छा नेता है, चाहे वो किसी गठबंधन में हो, अच्छा काम कर रहा है तो क्या उसकी मैं बुराई करूं, यही क्या नेतागिरी है। लेकिन अब बोलना पड़ता है जो हाल देख रहा हूं बिहार का। और उस दिन मेरे नजर में सबसे ज्यादा गिर गए थे नीतीश कुमार जी, जिस दिन इधर से कुदक के मेंढक की तरह उधर चले गए और उधर से इधर। मतलब नेताओं की यदि वैल्यू गिराई है तो इन सब नेताओं ने गिराया है। लोग नेताओं को इज्जत की नजर से नहीं देखते हैं तो इस कारण से नहीं देखते हैं कि सिर्फ मतलब परस्त नेता होते हैं। अगर उनको मतलब है तो आपका चरण धो के पिएगा, अगर मतलब निकल गया है तो पहचानेगा भी नहीं कि भैया आप कौन हैं। तो ये इतनी घटिया पॉलिसी, इतनी गंदी राजनीति, ये सब, इसीलिए शायद मैं गठबंधन में नहीं जाता हूं। लगभग पार्टियों का ऑफर आया, लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों, और ये नेता बनना चाहता है। अरे भाई आप लोग को मैं बता दूं, इसी लॉकडाउन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऑफर, सत्ता में भागीदारी, कितना माल चाहिए, सब ऑफर आ चुका है। और धनेश्वर महतो को ना मुझे सत्ता का लोभ है, ना मुझे सांसद का बनने का, ना विधायक बनने का लोभ है। बनूंगा तो ईमानदारी पूर्वक, करूंगा तो ईमानदारी पूर्वक, नहीं तो मुझे कोई। तो ये सब चीजें हैं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। आएगा एक वो दिन भी आएगा, चाहे आ जाए, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एक दिन आएगा कि भारतीय मित्र पार्टी, एक दिन आएगा कि भारतीय मित्र पार्टी देश का नेतृत्व करेगी और एक बेहतर से बेहतर लीडर सब इस पार्टी में रहेंगे जो ईमानदार कहलाएंगे। ये मेरा मकसद है। जय हिंद।